हाय, वेलकम टू एओसी। लास्ट की वीडियोस में हम लोगों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर लिया था, साथ ही उसके एमसीक्यूज भी कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग मगध साम्राज्य की स्थापना और उसके बारे में पढ़ लेंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आगे जब इसके बाद हिस्ट्री में टाइमलाइन शुरू हो जाती है। दूसरा, टाइमलाइन के साथ साथ एक स्टोरी बनती चली जाएगी कि किसने किस राज्य के लिए कब युद्ध किया, कौन सी संधियां हुई। ठीक है। तो मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार को पढ़ लेते हैं। मगध साम्राज्य का सबसे पहले उल्लेख मिलता है अथर्ववेद से। अथर्ववेद के बाद से पहले जो ऋग्वेद था उसमें मगध साम्राज्य का नाम कहीं नहीं है, जबकि ऋग्वेद में कीकट या किरात नामक शब्द है, और जिसका शासन ब्रह्मगंध था, जिसको मगध से डिनोट किया गया है, मगध से जिसको उल्लेखित किया गया है। ठीक है। मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहद्रथ था। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज वसुमती या आज के टाइम में जो राजगीर है, वो इसकी स्थापना वसु ने की थी, जो कि बृहद्रथ के पिता थे। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध एक बहुत पराक्रमी राजा था, जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी भीम ने श्री कृष्ण के आदेश पर जरासंध का वध किया। ठीक है। शासन जरासंध के पुत्र रिपुंजय को मिल गया, जो कि बहुत कमजोर शासक था। इसका अब उसके मंत्री ने, जो पुलिक नाम का उसका मंत्री था, रिपुंजय की हत्या करवाकर अपने पुत्र को गद्दी पे बिठा दिया। ठीक है। अब ये तीनों वंश हमारे शुरू हो जाते हैं मगध के। अब बृहद्रथ वंश के बाद हर्यंक वंश शुरू होता है। हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, जो बौद्ध धर्म के समर्थक थे। ठीक है। बिंबिसार का जो टाइम पीरियड था वो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व था। जैन साहित्य में इन्हें श्रोणिक नाम दिया गया है। अंग देश को जीतकर इन्होंने अपने राज्य में विस्तार किया, जो मौर्य साम्राज्य का आधार बना। अब पहले मगध की जगह इतनी उपजाऊ थी ना, क्योंकि वो गंगा और सोन नदी के दोआब पर था, तो वहां की जमीन बहुत उपजाऊ थी। अब आम जो कृषक हैं, उनकी आमदनी होती थी कृषि से, और राजाओं की आमदनी होती थी कृषि पर लगाए गए कर से। तो वो दोनों ही वहां पर बहुत ज्यादा थे, तो वो जगह समृद्ध थी, इसीलिए राजाओं ने उस जगह के लिए बहुत युद्ध किए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले वहां पर आए बिंबिसार। बिंबिसार ने आकर जो अंग देश था उसको मगध में मिला लिया। ठीक है, वहां के राजा ब्रह्मदत्त को परास्त करके। उसके बाद अब बिंबिसार ज्यादा युद्ध में बिलीव नहीं करते थे। वो सोचते, वो जो भी जितनी भी संधियां करते थे, जितने भी राज्यों को विस्तार करते थे, वो या तो वैवाहिक संबंधों से करते थे, या आपसी रिलेशंस को अच्छा बनाकर, संबंधों को ठीक करके करते थे। ठीक है। तो युद्ध की बजाय वैवाहिक संबंधों से राज्य विस्तार किया उन्होंने। पहला विवाह किया महाकौशल, कौशल राज की पुत्री, जो प्रसेनजीत की बहन थी। वहां से उनको कौशल, जो अयोध्या है, उसका राजस्व मिल गया, काशीनगर का। ठीक है। तो पहले अंगदेश आ गया था, अब कौशल आ गया, काशीनगर। दूसरा विवाह उन्होंने किया वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना के साथ। चेलना कौन थी? चेलना थी चेटक की पुत्री। अब चेटक की बहन थी त्रिशला, जिनका जिक्र हमने महावीर स्वामी के टाइम पर भी पढ़ा था। जो महावीर स्वामी की माँ त्रिशला थी, वो चेटक की बहन थी, और चेलना चेटक की पुत्री थी। तो इसी तरह से उनका जो कनेक्शन रिलेशन बनता है, चेलना महावीर स्वामी के मामा की बेटी हुई। ठीक है। अब चेलना ने जन्म दिया अजात शत्रु को, बिंबिसार का पुत्र। ठीक है। तीसरा विवाह इन्होंने किया मद्र देश की राजकुमारी शेमा के साथ, जिसमें उन्हें मद्रों का सहयोग मिल गया और समर्थन भी मिल गया। तो राज्य विस्तार उन्होंने इस तरह से किए। इसके अलावा जो अवंती के राजा थे चंद्रगुप्त, वो इनके मेन दुश्मन थे। ठीक है। लेकिन उनके साथ भी इन्होंने अच्छे संबंध बनाए। कैसे? अवंती के राजा को एक पीलिया रोग हो गया था। ठीक है। उसमें उन्होंने अपने जो उनका राजवैद था, बिंबिसार का जीवक, उनको उनके वहां भेजा, अवंती के राजा के पास। उन्होंने अपनी दवाइयों से उनको ठीक किया। तो अब जिसने इसको ठीक किया, तो उनसे दुश्मनी तो नहीं करेगा। तो यहाँ से भी उनकी दोस्ती शुरू हो गई। और अवंती दो भागों में बटा हुआ था, एक उज्जैनी और एक महिष्मती। महिष्मती तो सबको पता ही है, बाहुबली में सबने नाम सुना ही है। ठीक है। अब मगध की पहली राजधानी राजगीर थी, जो उस समय गिरिब्रज था, ये हमने पहले भी देखी हुई है।
उच्चाधिकारी राजभट कहलाते थे। बिंबिसार के जो शासन काल में उनके उच्चाधिकारी राजभट होते थे और ये 4 भागों में बटे हुए थे। सबसे पहले संवर्तक जो सामान्य काम करते थे, सेना नायक जो सेना के कार्य करते थे, वो हारिक होते थे, वो न्यायिक कार्य करते थे, और महामात होते थे जो उत्पादन का कर इकट्ठा करते थे। ठीक है, इस तरह से ये लोग शासन चला रहे थे। अपनी जो शासन प्रणाली है उनको 4 भागों में बांटकर। ठीक है, उसके बाद उनकी मृत्यु कैसे हुई? विनय पीटक के अनुसार बौद्ध ग्रंथ, जो बौद्ध ग्रंथ का पाठ है विनय पिटक, उसमें बिंबिसार ने अपने बेटे को युवराज घोषित कर दिया था। देखो, उसकी शादियां बहुत हुई थी तो बेटे भी बहुत थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे अजात शत्रु को ही अनाउंस करना था राजा नेक्स्ट। लेकिन अजात शत्रु था, उसको टाइम से पहले राजा बनना था, उसको नहीं पता था कि उसके पिता उसी को ही राजा घोषित करना चाहते हैं। तो इस चक्कर में जल्द शासन पाने के लालच में क्या हुआ, अजात शत्रु ने पिता को कारावास में डाल दिया। ठीक है, तो अब उनकी जो माता थी चेलना, वो अपने पति की का ध्यान रख रही थी। पिता को कैद करके जेल में रखा, माता चेलना ने बिंबिसार का ध्यान रखा। ठीक है, अब जब अजात शत्रु को पता चला कि उसके पिता तो अजात शत्रु को ही राजा बनाना चाहते थे, तो वो सोचा कि मैं उनको आजाद कर देता हूँ। तो वो लोहे का डंडा लेकर भेड़िया काटने के लिए निकला, लेकिन बिंबिसार को ये लगा कि कोई अज्ञात व्यक्ति आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, खुद ही जहर खा लिया। ठीक है, तो मृत्यु का कारण उनके बेटे को ही माना गया। इस तरह से अजात शत्रु अब गद्दी पर आ गया। तो इसका शासन शुरू होता है 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। पित्या की हत्या करके शासन काल में बदनाम तो ये था ही, इसको पितृहंता का नाम दे दिया गया। जो हर्यंक वंश है, यहाँ पर लगभग सारे ही जितने भी राजा बने हैं ना, वो अपने पिता को मारकर ही बने। उसके बाद अजात शत्रु के समय सबसे बड़ी घटना क्या हुई, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। ठीक है, अजात शत्रु ने बुद्ध के कुछ अवशेषों को लेकर राजगृह की पहाड़ी पर स्तूप बनाया। यहीं पर राजगृह की सप्तवर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, जहां पर सुप्त पीठक और विनय पीठक की रचना की गई। ठीक है, वज्जी संघ के साथ युद्ध के वर्णन में महाशिला कंटक और रथ मुशत का भी वर्णन मिलता है, जो बाहुबली में भी दर्शाया गया है। देखो, महाशिला कंटक कैसा दिखता है, ये देखा होगा आप सबने बाहुबली मूवी में। महाशिला कंटक ये होता है और रथ मुशल ये होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि कौशल के राजा प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से विवाह किया अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने शीघ्र शासन प्राप्ति के लिए फिर पिता की हत्या करा दी, अगेन पितृहत्या। ठीक है, उदयन अब शासन में आया 460 से 444 ईसा पूर्व। मगध के सिंहासन पर बैठा। इतने टाइम पर गंगा और सोन नदी के संगम पर उन्होंने किला बनाया। मगध राज्य अब हिमालय से लेकर छोटा नागपुर पहाड़ियों तक फैला था। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक हर्यंक वंश के अंतिम शासक थे। पुराणों और कथा कोश में नागदशक का नाम दर्शक मिलता है। ठीक है, उदयन जैन धर्म के अनुयायी थे, उनके पिता बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, यहाँ पर धर्म देखना, ध्यान रखना। उदयन ने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र जो पटना में है वहां ले आए। ठीक है, जो गंगा और सोन के संगम पर है। इसके बाद जनता ने इन पितृहंताओं को शासन से उतारकर शिशुनाग को शासक बनाया। ठीक है, अब आता है शिशुनाग वंश शुरू हो गया। शिशुनाग वंश का संस्थापक खुद शिशुनाग था, जिनका जो टाइमलाइन था, जो समय पीरियड था, वो 412 से 398 ईसा पूर्व था। अवंती और वत्स को जीतकर मगध में मिला लिया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद राजधानी को वैशाली ले आए। पहले राजगृह थी, राज्य से पाटलिपुत्र आई, पाटलिपुत्र से अब वैशाली आ गई। ठीक है, फिर कालाशोक। कालाशोक इनके पुत्र थे। इनका टाइम था 394 से 366 ईस्वी पूर्व। इनको काकवन के नाम से भी जाना जाता है। मगध की राजधानी फिर से पाटलिपुत्र को बना दिया गया। दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ। तो यहाँ सिर्फ 2 ही घटनाएं इंपॉर्टेंट हुई हैं जो कालाशोक के कार्यकाल में हुई हैं। एक तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र शिफ्ट हो गई, दूसरा दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन भी कालाशोक में वैशाली में किया, जहां पर ठीक है,
पाटलिपुत्र में घूमते हुए महापद्मन नाम के व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी। और यहाँ के अंतिम शासक कौन थे? नंदीवर्धन, या जिनको महानंदित बोला है। ठीक है, इसके बाद शुरू होता है नंदवंश 344 ईस्वी से 322 ईस्वी तक। नंदी वंश जब शुरू हुआ, नंदवंश शुरू हुआ, नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्मन, जो कि शूद्र दासी पुत्र थे, इनके पिता नाई थे, तो ये पहले ऐसे राजा थे जो शूद्र जाति से थे, वो प्रथम राजा बने नंदवंश के। नंदवंश में 9 राजा हुए, तो इन्हें नवनंद बोला गया। महापद्मन का टाइम देख लेते हैं हम, 344 से 329 ईस्वी पूर्व। संपूर्ण मगध का शक्तिशाली राजा महापद्मन था, तभी इन्हें केंद्रीय शासन पद्धति का जनक बोला जाता। ठीक है, सर्वप्रथम कलिंग पर विजय प्राप्त करके उन्होंने वहां पर एक नहर खुदवाई, जिसका सबसे पहला उल्लेख कलिंग शासक खारवेल ने अपनी हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया। ठीक है, इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मन कलिंग से जैन प्रतिमा भी उठाकर लेकर आया था। उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। पुराणों में स्वर की उपाधि ने दी गई है। इन्होंने क्या किया, गंगा के ऊपरी हिस्से में भी अब मगध का विस्तार करना शुरू किया। ठीक है, इनके बाद घनानंद राजा बने, इनके ही अंतिम पुत्र। घनानंद नंदवंश का अंतिम राजा था। ग्रीक यूनानी लेखकों में इन्हें अग्रमीज कहा गया है। ये सिकंदर का समकालीन था। इनके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, घनानंद के समय सिकंदर ने 325 ईस्वी पूर्व पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। नंद शासन शक्तिशाली और धनी थे। अधिक कर वसूल करने की वजह से जनता इनसे असंतुष्ट भी थी। ठीक है, 322 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने इस बात का फायदा उठाया कि जनता असंतुष्ट है, तो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से उन्होंने घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की नींव रखी। ठीक है, अब मगध साम्राज्य इतना सफल था, उसके पीछे कारण भी थे। क्यों, क्या कारण थे? इस काल में बड़े बड़े योद्धा हुए थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म। अब मेन जो मगध साम्राज्य का विस्तार किया वो इन्होंने ही किया था। आधे से ज्यादा तो बिंबिसार ने कर दिया था। कौशल को अपने साथ ले लिया, अंग प्रदेश को अपने साथ ले लिया, उसके बाद अजातशत्रु ने अवंती को अपने साथ ले लिया। महापद्म ने भी आगे अपने जो राज्य का विस्तार था वो उत्तरी भाग में भी करना शुरू कर दिया था। ठीक है, दूसरा क्या था, लोहे के खनिज जो भंडार थे वो मगध के बहुत आसपास पड़ते थे, तो वहां पर उनको हथियार बनाने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बहुत अच्छे लेवल की वो हथियार बना सकते थे, और इनकी जो सेना थी उसमें घोड़े, हाथी सब थे, तो इनके पास वो भी अनुभव था। तो युद्ध में तो कोई परास्त कर नहीं सकता था इनको। दूसरा, मगध की जो दोनों राजधानियां थी, पहले राजगीर और उसके बाद पाटलिपुत्र, दोनों ही समृद्ध थी। कैसे? राजगीर 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा हुआ था, जिसको दुर्भेद्य बोला जाता था। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक, सोन नदी के संगम पर था। थोड़ी दूर जाकर घाघरा नदी भी इसमें मिल जाती थी। ठीक है, तो पूरी की पूरी एरिया जो था वो बहुत उपजाऊ था वहां पर। चारों नदियों से घिरे होने के कारण पाटलिपुत्र भी अब एक था जिसको जल दुर्ग भी बोला गया। अब देखो कहाँ क्या था, ये तो है आपका मगध। सोन नदी यहाँ से जा रही है, गंगा ये रही है, और यमुना ये है, तो इसके कोने पे है पाटलिपुत्र। ठीक है, अवंती भी इसका पोर्शन है। अवंती के 2 भाग थे, उज्जैन और महिष्मती, ये इसका पार्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं अंग प्रदेश, इसका पार्ट थे। पाटलिपुत्र तो था ही, कौशल को भी ले लिया था। तो देख रहे हो कितना बढ़ गया फिर ये एरिया। तो मगध पूरा का पूरा साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था। इसका विस्तार इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे योद्धा हुए उस वक्त। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही, इतने ये मेन टॉपिक्स थे मगध साम्राज्य को लेकर। नेक्स्ट वीडियो मौर्य साम्राज्य के लिए होगी। ठीक है, तब तक के लिए आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो, नोट्स बना लो अच्छे से, और इस चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा अगर आपको टेक्निकल के लिए कोर्सेज परचेज करने हैं तो आप AOC की साइट पर जा सकते हो, और इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो कि आपको यूट्यूब पे भी डिटेल्स में मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।